हमारा भाईचारा इतना मजबूत है, बेनिश्चित रहो, आपका परिवार सब हंसते खेलते होंगे, सब ठीक होंगे और दोबारा थारे बीच में भी पीछे फिर आऊंगे। न्यू अबूझन कितने ठीक हो रखे हो यार। वो बसों में आने जाने वाले यात्रियों के लिए पानी पिलाया करता। उसकी उम्र 80-85 साल थी। मैंने भी उसकी वीडियो डाली, उसकी वीडियो से कोई लाख रुपए आए। तुम एक बात बता दो, क्या यो बुजुर्ग जो हमारे श्यामी बैठा यो भी रोन की एक्टिंग करेगा? इस 80 से 85 साल के बीच की जिसकी उम्र होगी, जिसकी सारी जिंदगी धोखा में कट गई, और आज भी अपने बेटे ने, अपनी परिवार ने, अपने बालक बच्चा ने पालन के लिए रोड पर खड़ा होकर 100 रुपया में पूरा दिन पानी पियावे, और वे भी मिल रहे मिलना ना भी मिल रहे। बता सकते हो ये बात? यो जो इंसान है, यो इसके जो आंसू हैं इनका कोई मोल है? ये आंसू मतलब ये फेक आंसू समझना रहे, ये आंसू काट सकें? मेरा गला बर्राडे तक शब्द नहीं है हमारे पास। कहें एक आपके ये एरिया की बात बताता हूँ मैं। आपके यहीं पे हरिद्वार जाते टाइम मेरे को याद तो है नहीं, क्योंकि मदद इतनी कर ली, कोई चीज याद नहीं रहती। कोई कालू कालू करके नाई जाति से था, गरीब हा, वो 1 रुपया उसको कोई दे देता, कोई 2 रुपए दे देता, खुले सिक्के दे देता। वो बसों में आने जाने वाले यात्रियों के लिए पानी पिलाया करता। उसकी उम्र 80-85 साल थी। मैंने भी उसकी वीडियो डाली, उसकी वीडियो से कोई लाख रुपए आए। फिर कोई इकबाल डॉक्टर था, शायद इकबाल नाम का, इसी साइड का डॉक्टर। फिर वो मेरी वीडियो देख के वो भी वहां पहुंचा, उसने भी वीडियो डाली। आज मैं दोबारा से एक बार वहीं से निकल रहा था तो किसी ने सलाह दिया, आपने उनकी मदद की थी, एक बार मिलते चलो। मैं मिलने के लिए गया तो जो कालू जी थे, जिनकी उम्र लगभग 80 साल थी, वो तीसरी मंजिल से मेरे को बोल रहे, अर्श भाई अंदर कूदता है। अच्छा। यानी कि देखो, मेरे को बड़ी खुशी किस चीज से हुई, एक इंसान ने अपने जीवन में यहां से गरीबी देखी, 80 साल तक उसकी उम्र ही निकल गई बेचारे की। 80 साल में जाके इत्तेफाक से, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मेरे को देखा, मेरे को बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ। इस उम्र में एक इंसान इतना दुखी, मैंने उसकी मदद कर दी। मदद से वो पॉपुलर हो गया, पॉपुलर होके उसके बच्चों की भी मदद होगी, उसके बच्चों का इलाज भी हो गया। घर में ही तड़प रहे थे, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, और वो कहां से कहां पहुंच गया। वो जहां पहुंचा हुआ था उससे मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। और एक और सच्चाई बताता हूँ मैं आपको, मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ। आज भी? सर मैं आपको बता दूं, मैं सरकार को हर महीने मंथली जो टैक्स होता है जो अपने काम का, लगभग मैं 3 से 3.5 लाख रुपए देता हूँ। अब मेरी कमाई का अंदाजा आप लगा सकते हो, 3-3.5 लाख रुपए उनको देता हूँ तो 2 रुपए कमाता हूँ। और इतना रुपया कमाने के बाद भी मैं 100 गज का मकान तक नहीं ले पा रहा हूँ, तो पैसा लगता क्या है? कीमती बातें सुनाई दी, वो आप तमाम युवा संगठन के लोग इनके खड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अर्श जी। भाई साहब शुक्रिया था तो आपका है, जो आपने हमारे को इतना कीमती समय दिया, हमारे को कैप्चर किया। क्योंकि आज का वक्त ऐसा आ गया है मेरे भाई, सब कुछ पैसे में होता है। यानी कि पैसे में ही पत्रकार बुलाने पड़ते हैं, पैसे में ही सारी चीजें हमारे को दिखावा करनी पड़ती है। आप प्यार प्रेम में, भाईचारे में यहाँ आके हमारी बात को, अगर कहीं हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, तो इसके लिए धन्यवाद आपका करना चाहेंगे। अच्छा हर्ष जी, ये जो आप काम कर रहे हैं, गरीबों की बच्चियों की शादी करना, और गरीब जिस तरीके से आज के वक्त में शादी बड़ी महंगी हो गई है, और इस काम में आपको मजा आता है या कोई लालच से आप ये काम कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत छोटा था, 1997 की बात है, मेरी उम्र 7 साल थी। मेरी माताजी की जो मृत्यु हुई थी वो सिर्फ 50,000 रुपए के ऊपर हुई थी। 50,000 रुपए ना होने के कारण अस्पताल के बाहर 1 हफ्ते तक तड़पती रही, और वो सारा मंजर, सारी चीजें मैं अपनी आंखों से देख रहा था। उसके 1 साल के दौरान ही मेरी दादी, मेरा दादा स्वर्ग सिधार गए। इन सब चीजों को देखते हुए जो मेरा पिता था वो सद्बुद्धि खो बैठा, दिमागी हालत से पागल हो गया, देसी भाषा में बोले तो। मेरा जो भाई है वो मेरे से 3.5 साल छोटा है, यानी कि उसकी उम्र उस वक्त 3.5 साल थी। जब हम किसी के दर पे, किसी के दरबार पे कुछ मांगने के लिए जाते थे, क्योंकि वो उम्र हमारी ऐसी तो थी नहीं कि अपने आप बना खा लें। जब हम पड़ोस में जाके लासी मांगते, अचार मांगते, या कुछ भी 2 रोटी मांगते, हमारे को गालियां मिलती थी, ताने मिलते थे। समाज क्या है, समाज के अंदर आज का जो समय है, जब लोग आपसे पूछते हैं आप करते क्या हो, ये जो वाक्य है ये बहुत भारी चीज है। वो अंदाजा लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। अगर आप बताते हो मैं अफसर हूं तो आपको उसी हिसाब से पेश आएंगे, आप बताते हो मैं मजदूरी करता हूं तो आपको फिर उसी हिसाब से इग्नोर करेंगे। यही हालात उस वक्त हमारे थे, जब हमारे पास हमारे ताकत नहीं थी। ये दिखाई दे रहा है इनका कोई भविष्य ही नहीं, फ्यूचर ही नहीं है, तो इनको क्यों किसी भी तरह की मदद देना। दूसरी बात ये थी, ये काम 1-2 दिन 4 दिन का तो होता नहीं। जैसे कि जो
अगर हमारी बात करोगे, जो हमारा समाज है, हमारे समाज के हिसाब से जब कोई मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसके 13 दिन तक, 13वीं बोलते हैं, 13वीं तक सभी इंसान इकट्ठे होते हैं। 13वीं तक अगर आपकी माता जी गुजर गई तो आपकी माता जी दुनिया भर की बनेंगी। सब ये बोलेंगे बेटे ये हम भी तुम्हारी माता, हम भी तुम्हारी माता। सच्चाई ये है, जब वो 13वीं का पल्लड़ उठता है, घर के बाहर से, घर के द्वार से सब आदमी चले जाते हैं, कोई अपना नहीं होता। अपने आप ही संघर्ष करना पड़ता, अपने आप ही मेहनत करनी पड़ती है। तो उस वक्त उन हालातों से मैंने एक चीज सीखी थी, अगर मालिक ने कभी मेरे को स्ट्रोंग बनाया, मेरे को मेरे पैरों पे खड़ा किया, मैं कभी किसी गरीब को परेशान नहीं देख पाऊंगा। उन चीजों को देखते हुए 2011-12 का दौरा आया, 21-22 साल हमारी उम्र हो गई थी, तो उसी के दौरान हमने ये चीजें देखी कि अब हम ताकतवर हो गए, हमारा संगठन हो गया, भाईचारा हो गया। उस भाईचारे के साथ मिलके एक सामूहिक रूप से हमने मददें करनी शुरू कर दी। वो करने में हमारे को खुशी होती थी, संतुष्टि मिलती थी। फिर वो करते करते हम 2015 में पहुंच गए। 2015 में मेरे एक साथी ने फेसबुक बना के दी। अच्छा, वो फेसबुक जब बना के दी, अच्छा आपकी एक बात रोकेंगे, जो इन्होंने फेसबुक का नाम लिया, अब आप ये मिलियन में जो है फॉलोअर्स हैं, जो ये मान के चलिए आपकी पूरी टीम है। 2000 कब में आपकी जो है आईडी बना के दी फेसबुक की? 2015 में। 2015 में फेसबुक की आईडी बना के दी। 2016 में हमारे हरियाणा में चला था जाट आरक्षण। उसके दौरान सोशल मीडिया पे वीडियो का ऑप्शन आया था। सबसे पहले वीडियो मैंने डाली थी, मैंने लोगों को बताया था आप खाली फोटो नहीं वीडियो भी डाल सकते हो। उसी वक्त लाइव का ऑप्शन आया था 2016 में। फिर हमने पहली मदद मैंने की, एक कोई किसान था जिसके दोनों हाथ यहाँ से कट गए थे करंट के कारण। उसकी 6 या 7 खाली बेटियां थी, गरीब परिवार से था। करंट के कारण ये हादसा हुआ तो किसी की समझ में नहीं आ रहा था इसकी मदद कैसे करें। उसकी मदद के तौर पे मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे क्या है, मैंने वीडियो डाल दी और उस वीडियो से उसकी 22 लाख रुपए की मदद होगी। वो 22 लाख रुपए की जब मदद हुई, उस मदद के कारण 60% लोगों ने मेरे को गालियां दी कि आप कोई मदद कर रहे हो तो इस चीज का दिखावा क्यों करते हो। 40% आदमियों ने ये कहा कैसे भी कुछ भी हुआ, एक जरूरतमंद को पैसे मिल गया, अच्छा ही काम हुआ है। उसके बाद फिर एक फौजी था हमारे देश की शान, जिसकी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही थी, वो शहीद हुआ था, उसको शहीद का दर्जा तक नहीं मिल रहा था। ऐसे ही कुछ झोल थी। वहां बड़े बड़े नेता मंत्री जाके उनका मजाक बना रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किसी से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वो मदद जब करी ना, तो उनके खाते में 1 महीने में 60 लाख रुपए की मदद होगी, साथ में सरकार की तरफ से 45 लाख रुपए भी आ गए और शहीद का जो दर्जा वो भी मिल गया और उनको जमीन भी मिल गई उस चीज के लिए। मैंने देखा सोशल मीडिया में इतनी ताकत है तो इसका दिखावा करना चाहिए, लेकिन दिखावा करना चाहिए अच्छे कामों का। उस चीज को देखते हुए एक आपके ही एरिया की बात बताता हूं मैं। आपके यहीं पे हरिद्वार जाते टाइम मेरे को याद तो है नहीं क्योंकि मदद इतनी कर ली, कोई चीज याद नहीं रहती। कोई कालू कालू करके नाई जाति से था, गरीब हा, वो 1 रुपया उसको कोई दे देता, कोई 2 रुपए दे देता, खुले सिक्के दे देता। वो बसों में आने जाने वाले यात्रियों के लिए पानी पिलाया करता। उसकी उम्र 80-85 साल थी। मैंने उसकी वीडियो डाली, उसकी वीडियो से कोई लाख रुपए आए। फिर कोई इकबाल डॉक्टर था, शायद इकबाल नाम का, इसी साइड का डॉक्टर। फिर वो मेरी वीडियो देख के वो भी वहां पहुंचा, उसने भी वीडियो डाली। आज मैं दोबारा से एक बार वहीं से निकल रहा था तो किसी ने सलाह दिया, आपने उनकी मदद की थी, एक बार मिलते चलो। मैं मिलने के लिए गया तो जो कालू जी थे जिनकी उम्र लगभग 80 साल थी, वो 3री मंजिल से मेरे को बोल रहे, अर्श भाई अंदर कूदता है। अच्छा। यानी कि देखो मेरे को बड़ी खुशी किस चीज से हुई, एक इंसान ने अपने जीवन में यहाँ से गरीबी देखी, 80 साल तक उसकी उम्र ही निकल गई बेचारे की। 80 साल में जाके इत्तेफाक से, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मेरे को देखा, मेरे को बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ। इस उम्र में एक इंसान इतना दुखी, मैंने उसकी मदद कर दी। मदद से वो पॉपुलर हो गया, पॉपुलर होके उसके बच्चों की भी मदद होगी, उसके बच्चों का इलाज भी हो गया। घर में ही तड़प रहे थे, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी और वो कहां से कहां पहुंच गया। वो जहां पहुंचा हुआ था उससे मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। और एक और सच्चाई बताता हूं मैं आपको, मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ। आज भी सर मैं आपको बता दूं, मैं सरकार को हर महीने मंथली जो टैक्स होता है जो अपने काम का, लगभग मैं 3 से 3.5 लाख रुपए देता हूँ। अब मेरी कमाई का अंदाजा आप लगा सकते हो, 3-3.5 लाख रुपए उनको देता हूँ तो 2 रुपए कमाता हूँगा। और इतना रुपया कमाने के बाद भी मैं 100 गज का मकान तक नहीं ले पा रहा हूँ, तो पैसा लगता क्या है। आपके ऊपर तो FIR दर्ज कर रहे हैं कुछ जो है युवा लोग जो होते हैं, ये क्या वजह होती है? जो एक युवा आता है, आपकी बहुत कम उम्र है, आपके ऊपर हमने देखा आपकी साइड पर सोशल मीडिया की, आपके ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं झूठी, क्या वजह है? हिंदुस्तान के अंदर एक पार्टी है जो आजकल राज कर रही, जिसका नाम भारतीय जुमला पार्टी।
अच्छा अच्छा। वो क्या करते हैं, वो जुमलेबाज लोग, उन्होंने मेरे को कम से कम 20 बार ऑफर दे दिया, हमारा झंडा उठा लो, हमारा डंडा उठा लो। हमने कहा जब तक दम रहेगा, जब तक हमारे अंदर सांसें रहेगी, हम ये झंडा डंडा नहीं उठाएंगे। उसकी सजा ये है। उसकी सजा क्या है, वो कोशिश कर रहे हैं मेरे को घेरने की। कम से कम 7 तो मेरे घर अभी अभी रेड पड़ी थी, अलग अलग दवाइयों पे रेड, इनकम टैक्स की रेड, जीएसटी विभाग की रेड, बिजली वालों की रेड, मीटर लगा हुआ है, मीटर पाट लेके कि आपका बिल कम आता है, सरकार के आदेश है, दूसरा लगाएंगे। अच्छा, बिन बोले 1.5 लाख रुपए का वो देंगे कि आपने तार लगा रखे थे। मगर भाई बता दो किस चीज के लगा रखे थे, बोले वो सरकार से पूछना। अभी कल केस लगा रखा था मेरे पे, कल ही की बात है। मैंने किसी को जाति सूचक शब्द बोले हैं, जी, जी, जी। इस चीज पे SC ST एक्ट लगवा दिया। मैं गया कल, मैं वहां गया, कम से कम आप जैसे जो मेरे मित्र बंधु हो 50 पत्रकार साथी पहुंच गए, दिखाओ भाई वो जहां इसने किसी को जाति सूचक शब्द बोले हैं। बोले वो हमारे पास नहीं, आपके पास नहीं है तो आपने केस दर्ज कैसे कर दिया? उस आदमी को बुलाओ, उस आदमी के पास कॉल कर रहे हैं, आ जाओ भाई, आमने सामने हो लो, यहीं पे आया हुआ ये जाति सूचक शब्द कहाँ बोल रखे। बोले वो हम अभी प्रूफ नहीं कर पाते, कहाँ बोल रखा, कहानी इसको अंदर कर दो, बाद में दिखा देंगे। इससे पहले अभी एक केस और लगाया जिसमें कल जमानत होनी थी लेकिन हो नहीं पाई। मेरे पे केस लगा रखा, मैंने किसी का प्लॉट कब्जाया है। अच्छा। सोनीपत के अंदर दानिश भाई वहीं रहता है, जो हमारा एरिया वो थोड़ा है क्राइम का एरिया है सोनीपत। जो मेरे पे केस लगा रखा है उसमें ये मैंने किसी का प्लॉट कब्जाया है और किसी को 5 लाख रुपए फिरौती मांगी है प्लॉट कब्जाने वाले पे। 16-17 मेरे साथ हथियार वाले थे, 20 मेरे साथ गुंडे थे और मैंने बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की, उनके घर में ही जाके मारपीट की। अब इत्तेफाक देखना एक चीज का, इतना बड़ा केस होने के बाद SP साहब ने शिकायत दर्ज नहीं की उनकी, वे गए हैं सीधा CM के पास। CM को ना हमारे खट्टर साहब, उसने वहां से CM साहब वैसे तो मेरे को जानता नहीं मैं कौन हूँ, और सीधा अखबार में क्या खबर देता है, ये हर्ष चिकारा एक बहुत ही बड़ा गुंडा है। मेरे पे एक भी केस दर्ज नहीं है आज तक, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है मेरा। ये बहुत बड़ा गुंडा, इतना बड़ा गुंडा है, इसके शहर के SP साहब ने इसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। अच्छा, अब मेरे खिलाफ वहां से FIR दर्ज हो जाती सीधी CM हाउस से, वो FIR दर्ज होगी, मैं जाता हूँ SHO साहब के पास, मैं SHO साहब से पूछता हूँ, साहब मेरे को वो तो बता दो प्लॉट कहाँ जो मैंने कब्जाया है, वह जगह कौन सी, मेरे को पता तो हो, कम से कम मेरे को तो ये पता होना चाहिए यह जगह कब्जाई है मैंने। और वह वीडियो फुटेज कुछ तो होगा जहां मैं गुंडे लेके गया था, मेरे साथ वे बंदूक वाले थे, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग भी तो होगी जिसमें मैंने 5 लाख रुपए मांगे हैं, कोई तो सबूत तथ्य हो। SHO साहब बोले हर्ष भाई सरकार का दबाव, हमने ये लिखना था, बाकी पता हमारे को भी नहीं। मतलब कहानी ये है कि अगर कोई युवा ऊपर आता है समाज का काम करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं जो ताकतवर लोग हैं नीचे दबाने की कोशिश करती है। वही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आपकी में हम कल जो पूरी डिटेल निकाली, आप बेकसूर साबित हुए। हर केस आपके ऊपर जो है झूठे थे, वो सब आपने दिखाया लाइव करके। जी जी। लेकिन एक चीज का सवाल यहाँ होता है कि जिस तरीके से आप देखा है, शायद पहली दफा आप इधर यूपी में प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं या और भी कोई प्रोग्राम अटेंड किया? आपके एरिया में थोड़ा आगे चल के 13 साल की बच्ची का 3 साल पहले बलात्कार हुआ था, जो गूंगी बहरी थी, जिसको चढ़ा के मार दिया था, जिसकी FIR तक नहीं लिखी गई थी। काफी चर्चित बड़ा मामला हुआ था। वो चमार जाति से थी, वो हमारी बहन गुड़िया, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। उसकी यहाँ आके मैं मदद करके गया था, कोई लाखों रुपए उसके खाते में आए थे। लाखों रुपए आने के बाद मैंने उनको ये बोला था सीधा हाई कोर्ट का वकील करो और इनकी ऐसी तैसी करवाओ, तो क्योंकि आदमी जब पैसे से मजबूत होगा सब चीजों से लड़ना सीख जाएगा। और 1 हफ्ते के अंदर उसकी FIR दर्ज करवा के गया था। यहाँ से अभी भाई बता रहा था, दानिश भाई हरिद्वार गए थे, हरिद्वार भी गुड़िया की शादी करवा के आए थे। यहाँ पे पीछे मैं आपको अभी मदद बता रहा हूँ, इससे पहले वाला एक पुल था, शायद पुल से वो करनाल रोड जाता है जो, उस पे भी अभी प्रोग्राम में आए थे, 6 महीने पहले की बात है। अच्छा दानिश भाई, एक आपको अच्छे कैडर के तौर पे मिले हैं, क्योंकि जो है अगर आप देखेंगे इनके अक्सर जो पोस्ट थी, इन्होंने जो तैयारियां की, इनको आप कैसे मिले और इन्होंने पहली जो समस्या रखी वो किस बात की रखी? इनके अंदर कोई खास बात थी जो गांव के गरीब लोगों के आपसे बात रखी इन लोगों ने? ऐसा है सर, जैसे आप लोगों ने किताबें पढ़ी ऐसे हम इंसान पढ़ लेते हैं। इंसान की आंखें, इंसान के हाव भाव, इंसान की बातें सब कुछ बयां कर देती उसके अंदर क्या है। आप कितना भी बनने की कोशिश कर लो, आप जमाने से छुप नहीं सकते। जो आपके अंदर अच्छाई या बुराई होगी वो बाहर निकल के जरूर आएगी। हमने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करवाया, वो दंगल करवाया था भारत केसरी का। मेरी और भाई की उसके अंदर मुलाकात हुई थी। हमारी जो मुलाकात हुई, दानिश भाई को मैं जानता नहीं था,
और दानिश भाई वहां सबसे पहले बढ़ चढ़ के हर एक काम कर रहा था। साथ में रक्तदान शिविर भी लगवाया था जहां भाई ने रक्तदान किया था। उसके साथ के साथ जो काम छोटे बच्चे करते हैं देखभाल का, वो सारे के सारे काम ये कर रहा था। फिर मैंने भाई से पूछा आप कहाँ से हो, फिर हमारी बातें हुई, वार्तालाप हुई। फिर कई दफा ऐसा हुआ कि हम मदद करने गए, भाई जैसे कि पहुंच तो नहीं पाए, लेकिन भाई का सहयोग हर चीज में रहा, चाहे वो 500 रुपए का हो चाहे 1100 रुपए का हो। बूंद बूंद से सागर भरता हूँ, नहीं 500 1100 से वो 27 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, आपकी जेब से, आपकी जेब से, हमारी जेब से। अच्छा दानिश भाई, कोई लालच तो नहीं है जब भाई से या फिर किसी की सेवा के लिए आप जो है इनके साथ लगे हैं? क्या वजह रही है? भाई की कौन सी बात पसंद आई आपको? दानिश भाई को लालच है, दानिश भाई को लालच है। मैं जवाब देता हूँ इस बात का। दानिश भाई को लालच है भाईचारा जोड़ने का, क्योंकि दानिश भाई वहां सोनीपत रहता है। आपका जो एरिया है और हमारे एरिया में क्या फर्क है, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, ठीक है। कहाँ मीडिया तो दिखा रहे यार, हर्ष भाई मीडिया तो कह रही है हिंदू मुस्लिम फला, ये हिंदू फला सोनीपत मुस्लिम। का कहाँ दिखा रही है? आप लोगों का दिखा रही है, उत्तर प्रदेश का दिखा रही है। हिंदू मुसलमान को काटने वाला, मुसलमान हिंदू को काटने वाला। शाम के 8 बजे खबर देखोगे ना, एक दूसरे की गर्दन पे तलवार रख के ऐसे दिखा रहे हैं, अगर बाथरूम तक गए कहीं गर्दन कट के ना पड़ जाए। आप जमीनी सतर पे बताओ मेरे को, मैं हर जगह जाता हूँ, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां मैं नहीं गया हूँ। जयपुर के अंदर 2.5 लाख मुसलमान साथियों का ग्रुप है, मेरी टीम है वो। इतना वहां के जो मुसलमान आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, मेरे को जानते हैं। फिर ऐसे युवा भी तो सामने आते हैं ना, फिर हिंदू मुस्लिम पे होता क्या? ये लोग जानते नहीं है टीवी की बात को। मैं बताता हूँ क्या होता है। टीवी वालों को इतनी घूस दी गई है कि जहां भी हिंदू मुसलमान दिखाई दो वहां बाल की खाल बना दो, उसको पीस के इतना जबरदस्त तरीके से पेश कर दो, जब तक उसकी सच्चाई सामने आए, उसको लोगों को उसके बाद की जो चीजें हैं गलत सही का पता लगे, तब तक तो आतंक मच जाए। यानी कि लोगों ने रोजगार ढूंढ लिया। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज देखी, डिबेट होती है, डिबेट में हिंदू प्लस मुसलमान को बैठा देते हैं। वे दोनों ऐसे होते हैं, दोनों साइड के मूर्ख है। मुसलमान तो उस हिंदू को गालियां देगा, उसकी कमियां बताएगा, हिंदू उस मुसलमान को गालियां देगा। क्या आज तक एक भी डिबेट के अंदर उन दोनों की तरफ से किसी ने भाईचारा जोड़ने की कोशिश की? क्या आपने कभी ये देखा है उन दोनों ने कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर चर्चा की हो? नहीं की ना। हमारा देश जहां कहा रहा है, हमारे देश में क्या 2 ही मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं। देखो एक बात देखो आप, हिंदुस्तान जिस वक्त गुलाम था, इंडिया गेट के ऊपर आप जाना, मैं कहता हूं पर्सनली तौर पे एक बार जाना, वहां पे नाम पढ़ने शुरू करना, शहीदों के नाम लिखे हुए ऊपर से नीचे तक, वहां आपको हिंदू का भी नाम दिखाई देगा, मुसलमान का भी नाम दिखाई देगा। तो आप ये बताओ, ये जो देश है, ये देश हम सब से मिलके ही तो बना होगा। दूसरी बात, जिन मुसलमानों को ये कहते हैं मुसलमानों ने हमारे पे आक्रमण किया, मुसलमानों ने हमारे को धोखा दिया, मुसलमानों ने हमारे साथ ये किया, वो मुसलमान हमारा था ही नहीं। आप लोगों को पता है मुगल कहां से आए थे? बाहर से आए थे। बाहर से आके हमारे पे उन्होंने अपना हक जताया, बाहर से आके उन्होंने हमारे पे क्रूरता की। आपको नहीं पता हो तो यहाँ के सच्चे मुसलमान ने, एक भी मुसलमान ने उन मुगलों को अपनी बेटी तक नहीं दी, क्योंकि उनको बाहर का मुसलमान मानते थे, वो हमारे थे ही नहीं। तो आप गलत किनको कह रहे हो? गलत उनको कहो ना जो आपके आका थे, जो बाहर देश से आए थे आपके ऊपर। उससे पहले अभी मैं जो बातें बता रहा था, तैमूर जो एक मंगोलिक शासक था, जो चंगेज खान का वंशज था, वो यहाँ आता, यहाँ के क्रूरता मचाता है, सब कुछ तोड़ फोड़ करता है। वो हमारा मुसलमान कहां से हो गया? हमारा मुसलमान वो मुसलमान है जो हिंदुस्तान के लिए लड़ा है, हिंदुस्तान के लिए जिया है, हिंदुस्तान के लिए मरा है, और आज भी हिंदुस्तान के लिए जीता है। हिंदुस्तान जो सरजमी है, अगर उसके आप बॉर्डर पे जाओगे, मैं अभी गया था, मैं चाइना बॉर्डर पे गया, देख तो ले यार चाइना कितना अंदर घुस रहा, कैसे झगड़ा। फौजी भाई पता क्या बोल रहे थे, हर्ष भाई टीवी देखते रहो, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, कोई गुलामी, कोई झगड़ा, कोई वो नहीं। बीच में व्हाइट कलर का एक टेंट बना रखा था, जहां हर रोज डेली शाम को डिबेट होती है, हिंदुस्तानियों की, चीनियों की, बैठ के वहां मुलाकात होती है। वहां से ये बताया जाता है उनको कि ऊपर से आदेश है दिल्ली से, आप लोगों ने गर्मा गर्मी का माहौल बनाना है क्योंकि चुनाव आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ, वो पाकिस्तान अब इस वक्त कोई भी गोला क्यों नहीं फेंक रहा, कोई भी हमला क्यों नहीं कर रहा? भैया जी चुनाव नहीं है,